जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सो जीके एंड जीएस पढ़ेंगे और हम लोग जो है सो इस वीडियो के माध्यम से सेट बनाएंगे और क्यूज करेंगे। ठीक है, तो सेट और क्यूज हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है सो हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे और उसके बाद में जो है सो हम आंसर वो ऑप्शन बोलेंगे। जब हम ऑप्शन बोलेंगे उसके बाद जो है सो आपको मन में जो है सो सोच लेना है कि हमारा आंसर जो है सो क्या होगा, और 5 सेकंड के अंदर जो है सो 10 सेकंड के अंदर जो है सो हम आंसर देंगे। तो चलिए चलते, पहला क्वेश्चन जो है सो हम लिख दिए हैं ताकि जो है सो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसके वजह से जो परेशानी होती है। तो चलिए चलते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है राज्यपाल। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और सी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन में है राज्यपाल। तो जल्दी आप मन में आंसर को सोच लीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए चलते हम इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है सो किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। तो ये था जो है सो पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि, सवाल पढ़ते पढ़ते जो है सो आंसर आपको याद हो जाना चाहिए। यदि तरंग की आवृत्ति, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी से ही आप जो है सो आंसर को सोचते रहिए। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है एक समान रहता है, एक समान रहता है, और सी ऑप्शन है घट जाता है। ठीक है, घट जाता है, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है दोनों के बीच, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है एक समान रहता है, सी ऑप्शन है घट जाता है, और डी ऑप्शन है दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो हम ये जो है सो चाहेंगे कि आपको जो है सो मन में आंसर आ गया होगा, क्योंकि एक दो बार जो है सो क्वेश्चन को पढ़ लिए हम और आपके सामने ऑप्शन भी है। तो जल्दी से जो है सो आंसर हम बोलेंगे। तो हमारा जो है सो आंसर होगा घट जाएगा। ठीक है, घट जाता है, आंसर घट जाता है। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा,
तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सो याद हो गया होगा कि यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है सो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पहला ऑप्शन है आप, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पहला ऑप्शन है राजा कुलोशुंग, बी ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, सी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, और डी ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। तो एक बार और जो है सो आप क्वेश्चन को जो है सो पढ़ लीजिए ताकि जो है सो यहाँ पर क्वेश्चन याद हो जाए। कोणार्क का मंदिर का निर्माण जो है सो किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है राजा कुलोशुंग ने, बी ऑप्शन दिए हैं नरसिंह देव प्रथम ने, और सी ऑप्शन दिए हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और डी ऑप्शन दिए हैं नरसिंह देव, सॉरी यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ पर लिख दीजिए नरसिंह देव वर्मन द्वितीय, यहाँ पर कर दीजिए द्वितीय। ठीक है, तो आपको जो है सो मन में आंसर को जो है सो सोच लीजिए जल्दी से कि हमारा आंसर जो है सो क्या होगा आपके अनुसार, तभी जो है सो आप जो है सो कंफर्म हो पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को जो है सो, क्योंकि आपके सामने जो है सो ऑप्शन मिलता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा नरसिंह देव वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बी ऑप्शन है ताजमहल, सी ऑप्शन है चार मीनार, और डी ऑप्शन है इत्माद उद दौला का मकबरा। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हम लिखे हैं बीबी का मकबरा, बी ऑप्शन में लिखे हैं ताजमहल, सी ऑप्शन में लिखे हैं चार मीनार, और डी ऑप्शन में लिखे हैं इत्माद उद दौला का मकबरा। तो जल्दी से आप जो है सो मन में आंसर को सोच लीजिए, उसके बाद हम जो है सो आंसर देंगे।
तो चलिए चलते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो होगा चार मीनार। ठीक है, चार मीनार। तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो चार मीनार। ठीक है, चार मीनार। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, सम्राट अशोक किसके किसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, यहाँ पर लिखा हुआ बढ़िया से बिंदुसार। और डी ऑप्शन में है सुसीम, सी ऑप्शन में है सुसीम, और डी ऑप्शन में है दशरथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हम जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है सुसीम, डी ऑप्शन है दशरथ। तो जल्दी से जो है सो आप आंसर जो है सो मन में सोच लीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बिंदुसार। ठीक है, क्या होगा, बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। आपको याद हो गया होगा कि सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, बिंदुसार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक कोष किए जीव का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन में है एंथ्रोपॉड्स, सी ऑप्शन में हम दे रहे हैं आपको एकिनोडर्मस, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं एनेलिड्स। तो जल्दी से जो है सो एक बार और क्वेश्चन को आप पढ़िए और आंसर जो है सो सोच लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोड्स, सी ऑप्शन है एकिनोडर्मिस, और डी ऑप्शन है एनेलिड्स। तो आप जो है सो मन में आंसर सोच लिए। अब हमारे अनुसार आंसर है प्रोटोजोआ, सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। तो एक बार और जो है सो पढ़े ताकि याद हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो प्रोटोजोआ। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर।
ये था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण था ऑप्शन में से प्रोटोजोआ। बाई ऑप्शन चुनना था हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग। बी ऑप्शन में है दे रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सी ऑप्शन में दे रहे हैं स्टीफन हॉकिंस। और डी ऑप्शन में दे रहे हैं ग्राहम बेल। ठीक है, तो आपके सामने जो है सो क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। हम ऑप्शन लिखे हैं यान फ्लेमिंग, बी ऑप्शन में लिखे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और सी ऑप्शन में लिखे हैं स्टीफन हॉकिंस, और डी ऑप्शन में लिखे हैं ग्राहम बेल। तो जल्दी से जो है सो आप आंसर जो है सो आप मन में सोच लीजिए और हम जो है सो आंसर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये था क्वेश्चन नंबर 7 कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किए थे। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको जो है सो पढ़ते पढ़ते जो है सो याद हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहे हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। कब किया गया था। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं 1949, बी ऑप्शन में दे रहे हैं 1951, सी ऑप्शन में दे रहे हैं 1952, और डी ऑप्शन में दे रहे हैं 1953। तो जल्दी से जो है सो एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बोलिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। 1949 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो जल्दी से जो आप मन में आंसर को सोचिए और हम आंसर देते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1951। ठीक है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1951 में। 1951 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह था क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। कब किया गया था, बोलिए जल्दी से मन में। 1951 में। ठीक है, 1951 में। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है
अंटार्कटिका, सी ऑप्शन है अफ्रीका, और डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन में लिखे हैं ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन में लिखे हैं अंटार्कटिका, सी ऑप्शन में लिखे हैं अफ्रीका, और डी ऑप्शन में लिखे हैं दक्षिण अमेरिका। तो जल्दी से जो सो आप आंसर बोलिए, मन में सोच लिए। चलिए हमारा आंसर होगा सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? भारत के किस भाग से हुआ है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन में लिखा है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में लिखे आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन में लिखे उड़ीसा। तो चलिए क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़िए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। पहला ऑप्शन बोले तमिलनाडु, बी ऑप्शन बोले महाराष्ट्र, सी ऑप्शन बोले आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो जल्दी से जो सो आप आंसर सोचिए। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है सो कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है भागीरथी, और डी ऑप्शन है दामोदर। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है भागीरथी, और डी ऑप्शन है दामोदर। तो जल्दी से आप मन में आंसर जो है सो सोचिए, उसके बाद हम आंसर बोलते हैं। तो
हमारा सही आंसर होगा दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? लिखा हुआ है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं बुलबुल, बी ऑप्शन में बोल रहे हैं चेतक, और डी ऑप्शन में बोल रहे हैं हयग्रीव, और डी ऑप्शन में बोल रहे हैं बादल। ठीक है, आपका ऑप्शन है सामने, क्वेश्चन है सामने कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? पहला लिखे हैं बुलबुल, दूसरा लिखे हैं चेतक, और सी ऑप्शन में लिखे हैं, यहाँ पर सी है, सी ऑप्शन में लिखे हैं हयग्रीव, और डी ऑप्शन में लिखे हैं बादल। तो जल्दी से जो सो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, और मन में जो है सो आंसर सोच लीजिए। हम आंसर देते हैं। हमारा सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर होगा चेतक। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा चेतक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था। तो बोलिए महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर लिख देते हैं है। पहला ऑप्शन में है टेनिस, बी ऑप्शन में है तैराकी, सी ऑप्शन में है व्यायाम, डी ऑप्शन में है भार उठाना। ठीक है, तो जल्दी से आप जो है सो क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखे हैं कि कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिए हैं आपको टेनिस, बी ऑप्शन दिए हैं तैराकी, सी ऑप्शन में दिए हैं व्यायाम, और डी ऑप्शन में दिए हैं भार उठाना। तो जल्दी से जो है सो आप मन में आंसर को सोचिए, उसके बाद हम आंसर बोलते हैं। सोच लिए? चलिए, हमारा जो सही आंसर होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा भार उठाना। ठीक है, भारोत्तोलन, भार उठाना, भारोत्तोलन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा था कि कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है? भार उठाना से, भारोत्तोलन से। तो आपका सेट भी हो गया और आपको जो है सो याद भी हो जाएगा। तो एक बार और पढ़े क्वेश्चन को कि कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। ठीक है, भारोत्तोलन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हम लिखे क्वेश्चन कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है गोबी, और बी ऑप्शन में है चोलिस्तान, सी ऑप्शन में है
शुक्र, ठीक है, शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र। और डी ऑप्शन में है मीरपुर, मीरपुर। तो क्वेश्चन आपका सामने है और ऑप्शन आपका सामने है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन हम बोले गोभी, बी ऑप्शन में बोले चोलिस्तान, सी ऑप्शन में बोले शुक्र और डी ऑप्शन में बोले मीरपुर। तो आप जल्दी से जो सो क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर सोचिए। तो हमारा आंसर सही होगा चोलिस्तान। हमारा जो आंसर होगा वो होगा चोलिस्तान। कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को किस नाम से हम लोग जानते हैं, चोलिस्तान के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, चोलिस्तान के नाम से। पाकिस्तान को थार रेगिस्तान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, चोलिस्तान के नाम से। आपको जो है सो याद हो जाएगा यहीं पर। बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। पहला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन में है महात्मा गांधी। और डी ऑप्शन में है वीर सावरकर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत की आजादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो के नारा किसने दिए थे। पहला ऑप्शन लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन में लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में लिखे हैं महात्मा गांधी और डी ऑप्शन में लिखे हैं वीर सावरकर। तो जल्दी से जो सो आप क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए और आंसर मन में सोच लीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा। तभी जो है सो आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं। हम कंफर्म कराने के लिए जो है सो ये सब क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होगा जो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो भारत की आजादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो के नारा किसने दिए थे, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो ये था हमारा आज का सेट और आज का क्यूज। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको जो है सो पढ़ते पढ़ते जो है सो याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार और जो है सो वीडियो को दोहरा करके देख लीजिए ताकि जो है सो आप और कंफर्म हो जाएं। हम इस प्रकार के सेट आपको सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको सामने जो है सो ऑप्शन मिलता है। तो आप जो है सो अगर सेट बनाते हैं फोटो कॉपी ले करके तो आप बी रंगते हैं, फिर लगता है कि बी नहीं होगा सी होगा। तो इस प्रकार से जो आप दुविधा में रहते हैं तो आप जो है सो इस दुविधा मन को जो है सो हटाना है। तभी जो है सो आप कंपटीशन में जो है सो फाइट करेंगे। आपको एक बार में जो है सो निश्चय आंसर को जो है सो सोच लेना है, 2 बार नहीं कि ये होगा कि बी होगा। ठीक है, एक बार जो है सो फाइनल रिजल्ट सोच लेना है और उसके बाद जो है सो टिक कर देना है। तो ये था आज का ये सब जो हम क्वेश्चन आपको कराए। ये 2016 में एनटीपीसी के पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन हम कराए हैं सब जो है सो 2016 के सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड सबके जो है सो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और सभी बहुत सारे हम जो है सो वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको जो है सो अच्छा लगे
आप हमें जो है सो लाइक करिए, उसके बाद लगातार हम आपको वीडियो डालते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो है सो शेयर करिए।